इसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इसमें कहता है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति कैसी है। ए में दे दिया वास्तविक तथा समान, बी में दे दिया वास्तविक तथा असमान, सी में दे दिया समान और डी में दे दिया वास्तविक नहीं। तो जब भी कोई द्विघात समीकरण दिया होता है और हमको ये पता करना होता है कि वो वास्तविक है अथवा अवास्तविक, तो उस कंडीशन में हमको डी ज्ञात करना पड़ता है, यानी उसका विविक्तर ज्ञात करना पड़ता है। तो डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हमारे पास बी जो है वो है 7, क्योंकि बी होता है एक्स का गुणांक, तो एक्स का गुणांक यहाँ 7 दिया हुआ है, तो 7 का स्क्वायर करना होगा माइनस 4, ए के स्थान पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, इंटू सी के स्थान पर जिसमें ना तो एक्स स्क्वायर लगा हो और ना ही एक्स लगा हो, यानी बिना चर वाला जो होता है वही हमारा सी कहलाता है। तो सी यहाँ पे 6 है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 6। अब इसी को हल करेंगे तो 7 7 49 माइनस 6 चौका 24, और 24 में 1 से गुना करेंगे होगा 24। जब हम इसको घटाते हैं तो घटाने के बाद आ जाएगा 25। अब बताइए डी का मान 25 आया, अगर डी का मान 0 से कम आता तो वो वास्तविक नहीं होता इसका मूल। अगर डी का मान 0 के बराबर होता, यानी डी बराबर 0 आ जाता, तो मूल वास्तविक होता और एक समान होता, लेकिन डी का मान 0 भी नहीं आया। डी का मान बड़ा हो गया किससे, 0 से। अगर डी का मान 0 से बड़ा हो तो उस कंडीशन में वास्तविक होता है उसका मूल और असमान होता है, मतलब अलग अलग मूल होते हैं। तो ऑप्शन बी में हमारा बिल्कुल सही उत्तर दिया गया है कि वास्तविक तथा असमान होगा, क्योंकि डी का वैल्यू 0 से बड़ा है। अब चलें सवाल नंबर 11 की ओर। इसमें कहता है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इज इक्वल टू 0 का मूल समान हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। अभी तुरंत आपको बताए कि किसी भी द्विघात समीकरण का मूल समान हो तो डी बराबर क्या होता है, 0। तो हम लोग डी बराबर 0 लेकर के आगे की ओर बढ़ेंगे। तो इसमें आपका ए बराबर कितना दिया हुआ है, 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 1। अगर हम बी की बात करें तो बी बराबर दिया हुआ है -4, क्योंकि एक्स का गुणांक यहाँ -4 दिया हुआ है, और सी के स्थान पर दिया हुआ है के, तो सी बराबर क्या हो गया, के। अब हमको क्या ज्ञात करना है, अब हमको ज्ञात करना है के का मान। तो उसके लिए हम लोग जानते हैं कि डी बराबर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये जो द्विघात समीकरण दिया हुआ है इसका मूल क्या है, मूल जो है वो समान है, और मूल समान तभी होंगे जब डी का मान 0 होगा। तो डी का मान अगर हम 0 लेकर के चलते हैं तो डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कितना, 0। तो बी का वैल्यू कितना है हमारे पास, -4, तो -4 का स्क्वायर करना होगा, फिर -4ac, ए के स्थान पर क्या है, 1, तो ए के स्थान पर 1 लिखेंगे, और सी के स्थान पर के है तो के लिखेंगे, और बराबर में क्या आने वाला है, 0। जब हम इसको और आगे हल करते हैं तो आएगा 4 चौका 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -4 से के में गुना करेंगे 4k हो जाएगा, और बराबर जे बराबर 0। आगे बढ़िए, अब हम अगर 16 बराबर 4k को उधर ले जाते हैं तो प्लस में 4k हो जाएगा। अब अगर हम k बराबर ज्ञात करें तो k बराबर हमारे पास आ जाने वाला है 16/4, यानी 4 चौका 16, इसीलिए k बराबर हमारे पास मान आ गया 4। अब आप देख सकते हैं कि कौन से ऑप्शन में k का मान 4 दिया हुआ है, तो k का मान 4 दिया है ऑप्शन सी में, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब इसके बाद आगे के प्रश्न को देखते हुए हम लोग बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है वो है 12। 12 नंबर प्रश्न में हमसे कहता है कि एपी 24, 21, 18 का सार्व अंतर क्या है। सार्व अंतर का मतलब डी। तो हम लोग जानते हैं कि डी बराबर होता है a2 माइनस a1। तो हमारे पास a2 कितना है, तो a2 हमारे पास दिया हुआ है 21, और 21 में से जब हम a1 को माइनस करेंगे, यानी 24 को माइनस करेंगे, तो आएगा क्या, हमारे पास आने वाला है -3। और ये जो -3 है वो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन डी में, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही विकल्प होगा। आगे बढ़े। अगला सवाल 13 कहता है कि एपी 2, 7, 12 का 11वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद ज्ञात करना है, 11वां पद। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ए और डी पता करना होगा। ए बराबर हमारे पास क्या है, 2, और डी बराबर क्या दिया हुआ है, तो 7 में से 2 को माइनस कर दीजिएगा तो मिलेगा 5, और यही हमारा क्या होगा, डी, यानी a2 माइनस a1। a2 है 7 और a1 है 2, तो सब 7 में से 2 खर्च करेंगे तो मिलेगा 5। अब बात करते हैं अब बात करते हैं कि अगर ए और डी मिल गया तो 10वां पद क्या होगा। 10वां पद का मतलब होता है a10। a10 का वैल्यू अगर हमको निकालना होगा तो इसका सूत्र होता है a प्लस 9d। अब a का वैल्यू क्या है हमारे पास, 2, तो 2 लिखेंगे, 9 है तो 9 लिखेंगे, और इनटू d के स्थान पर क्या लिखना होगा, 5, क्योंकि d का वैल्यू क्या है, 5। तो 2 प्लस 9 से 5 में गुना करेंगे तो 9 बचे 45, और 45 और 2 को जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 47, यानी जो 10वां पद है उसका वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, 47। तो 47 ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब बात करेंगे सवाल नंबर 14 का। इसमें कहता है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण खाली स्थान होते हैं। तो समरूप त्रिभुज अगर हो, दो त्रिभुज अगर समरूप होते हैं तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। जबकि यही अगर यहाँ पे भुजा कहता कि संगत भुजाएं, तो उस कंडीशन में संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, लेकिन कोण जो होता है वो संगत कोण बराबर होता है। अब बात करते हैं आगे के सवाल के बारे में।
अब चलिए देखते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में क्या कहा उसको समझिएगा। त्रिभुज एबीसी में यदि डीई समांतर है बीसी के, यानी ये जो डीई रेखा आप देख रहे हैं वो किसके समांतर है? बीसी के समांतर है। अब कहता है तथा बीडी बराबर 7.2। बीडी कहाँ है? ये देख सकते हैं आप, बीडी है, ये कितना दिया हुआ है? 7.2। आगे कहा एई बराबर 1.8। एई जो है वो है 1.8। और क्या दिया हुआ है? एई के अलावा हमारे पास सीई दिया हुआ है या ईसी दिया हुआ है, तो ईसी कितना है? 5.4। ये हो गया 5.4। अब कहता है हो तो एडी का मान क्या होगा, यानी एडी का जो वैल्यू है वो हमसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, जब भी ऐसा सवाल आता है तो याद रखिए एक नियम है कि जब किसी भी त्रिभुज के दो भुजाओं, मतलब एक भुजा के समांतर कोई ऐसी रेखा खींची जाए जो अन्य दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती है, तो वो जो अन्य रेखा होती है वो अन्य दो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। और उस कंडीशन में अगर समान अनुपात में काटती है तो इसका जो सूत्र है वो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में बनाना होगा तो डायरेक्ट एडी बटा डीबी बराबर कर देंगे एई बटा ईसी के। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे चूंकि डीई जो है वो समांतर है किसके? बीसी के, यानी डीई समांतर है बीसी के, इसीलिए क्या हो जाएगा? एडी बटा डीबी बराबर हो जाएगा एई बटा ईसी के। अब बात ये उठता है कि एडी कितना है, तो एडी हमारे पास नहीं है, एडी रहेगा बटा डीबी का वैल्यू कितना है? 7.2 बराबर एई का, तो एई का वैल्यू है 1.8 बटा ईसी का वैल्यू कितना है? 5.4। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट भी आप काट सकते हैं। कैसे? 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 18 एकम 18 और 18 तिया 54। अब ऊपर ऊपर काटा जा सकता है बराबर में और नीचे नीचे काटा जा सकता है, तो 3 से ये आपका 7.2 कट जाएगा। 3 एकम 3 और 3 से जब इसको काटिएगा तो 3 दूनी 6 पड़ेगा और 3 चौका 12। अब बताइए कि अगर हम तिरछा तिरछी गुना कर देते हैं तो एडी से 1 में गुना करेंगे आ जाएगा एडी, और 2.4 से 1 में गुना करेंगे तो आ जाएगा 2.4। तो एडी का वैल्यू हमारे पास आ गया 2.4। अब आप देख सकते हैं कि एडी का वैल्यू 2.4 ऑप्शन सी में दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन सी हमारा क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला जो सवाल है 16 नंबर, उसमें कहता है कि त्रिभुज एबीसी में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B है, यानी कोण B का मान कितना है? एक बात ध्यान दीजिए, जब भी आपसे कोण B का मान पूछता है तो यहाँ पे जितने भी भुजाएं दी गई हैं उन भुजाओं में छोटा छोटा जो भुजा है उसका वर्ग करके देखिए कि क्या बड़े वाले भुजा के बराबर है। अगर ऐसा होगा तो वो समकोण होगा, यानी कोण B जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी का सबसे पहले हम वर्ग करते हैं, तो अगर हम वर्ग करें तो यहाँ BC बराबर अगर हमको निकालना होगा तो BC का स्क्वायर सबसे पहले ज्ञात करेंगे, तो BC का स्क्वायर हमारे पास 6 का स्क्वायर होगा यानी 36। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें AB का, क्योंकि उसके बाद छोटा तो वही है, AB का स्क्वायर अगर हम बात करें तो AB का स्क्वायर हो जाएगा 6√3 का स्क्वायर। अब बताइए 6 छक 36 और 36 दिया कितना, तो 6 छक 36 गुने √3 और √3 मिलकर के हो जाएगा 3। जब गुना करेंगे तो गुना करने के बाद हमको मिलेगा 3 छक 18 के 88 ले 3 3 और 10 108। अब इसके बाद जो AC है वो AC का भी स्क्वायर कर लेते हैं, तो जब AC का स्क्वायर करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है? AC का जब स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 12 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर हो जाता है 144। अब बताइए कि क्या AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर कितना दिया हुआ है? तो AB का स्क्वायर जब हम निकाले तो मिला 36 प्लस BC का स्क्वायर अगर हम AB का स्क्वायर किए तो 36 नहीं मिला, AB का जो स्क्वायर किए तो मिला 108 और प्लस BC का स्क्वायर किए तो मिला 36। जब दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 8 और 6 14 का 4 हासिल है 3 0 0 और 1 4 तो 4 और ये वाला 1 144, जो किसका मान है? AC के स्क्वायर के बराबर। अगर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर AC के स्क्वायर के बराबर हो जाता है तो हम ये कंफर्म कर देते हैं कि वो एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में जो कोण B होगा वो 90 डिग्री होगा। अब यहाँ पे आप ये भी सोच सकते हैं कि हम कैसे जाने कि B ही समकोण है, तो आप एक त्रिभुज बनाएं, इसमें कौन कौन, तो इसमें आप देखिए BC बराबर 6 दिया है, तो अगर हम A B C लेते हैं तो BC बराबर 6 दिया हुआ है, AB बराबर दिया हुआ है 6√3 और AC बराबर दिया हुआ है 12। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो सबसे बड़ा भुजा है वो AC है और AC के सामने वाला जो होगा वही समकोण होगा, यानी कोण B बराबर क्या है? 90 डिग्री। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे अगले सवाल यानी 17 नंबर सवाल की ओर। तो 17 नंबर सवाल में क्या दिया हुआ है उसको समझते हैं और उसको बनाने का प्रयास करते हैं। तो चलिए 17 नंबर सवाल में दिया कि बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी, तो याद रखिएगा जब भी ऐसा सवाल देता है दूरी सूत्र वाला तो दूरी सूत्र हम कैसे निकालते हैं, तो याद रखिएगा दूरी सूत्र में एक सूत्र होता है, आपको पता होगा, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब इसी सूत्र पर वैल्यू पुट कीजिए। x2 क्या, तो x2 जो दूसरा का फर्स्ट वाला अंक होगा, तो दूसरा का क्या है 4,
तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 4 माइनस क्या होगा 2, 4 माइनस 2 का स्क्वायर करना होगा प्लस 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, तो ध्यान दीजिएगा 4 माइनस 2 का स्क्वायर यानी 2 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो होगा 4, फिर प्लस यहाँ जब हम लोग माइनस करेंगे 3 में से 1 को खर्च करेंगे तो मिलेगा -2, और -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा 4। अब अगर इसको हल करें तो अंडर रूट 8 मिलेगा, और अंडर रूट 8 का वैल्यू हो जाता है 2 रूट 2, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा और रूट 2 मिलकर के 2 हो जाएगा, दोनों को गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। यानी हमारे पास कुल मिलाकर के 2 रूट 2 जो आया वो दूरी मिला, तो दूरी जो 2 रूट 2 आया वो ऑप्शन डी में दिया गया है, और यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो 8वां नंबर दिया हुआ है उसको 18 नंबर जो सवाल दिया हुआ है उसको समझते हैं। कहता है बिंदुओं 2,5 तथा 4,7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए। मतलब अगर कोई रेखा है इस प्रकार का, और इसका निर्देशांक दिया गया है दोनों अंतिम छोर का, इसका दिया हुआ है 4,7, और यहाँ जो बिंदु है इसका दिया हुआ है 2,5। अगर हमसे पूछा जाए कि इसके बीच का जो मध्य बिंदु है वो मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, तो मध्य बिंदु ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, क्या, मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। अब इसी को हल कर देना है आपको। तो x1 हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 प्लस x2 क्या है 4, लिखेंगे 4 बाई 2, y1 के स्थान पे 5 है, 5 लिखेंगे, प्लस y2 के स्थान पर 7 है, 7 लिखेंगे बटा 2। अब इसी को आप हल कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 4 और 2 6, 6 में जब 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 3। हम लोग डायरेक्ट निकालेंगे क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव बनाना है। अब 7 और 5 12, 12 में जब 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 6। यानी कुल मिलाकर के ये जो मध्य बिंदु था वो मध्य बिंदु का निर्देशांक हमारे पास मिल गया 3,6। अब आप देख सकते हैं कि कौन से ऑप्शन में 3,6 दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ था, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब बात करते हैं अगला सवाल नंबर 19 का। तो सवाल नंबर 19 में जो दिया हुआ है वो है हमारे पास, यदि a यानी 0 0, b 5 0 और c 0 6 हो तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा। तो अब हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात किया जाए। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं और बनाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब चलें, सबसे पहले एक त्रिभुज का निर्माण करते हैं। मान लीजिए यही वो त्रिभुज है जिसका हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला पॉइंट पे निर्देशांक दिया है वो है 0 0, दूसरा में दिया हुआ है 5 0, तीसरा जो है उसमें दिया हुआ है तीसरा निर्देशांक वो है 0 6। अब इसी का हमको क्या निकालना है, इसी का हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक तरीका होता है, क्या तरीका होता है, सबसे पहले 1/2 इंटू, अगर हम इसमें से x1 लेते हैं तो x1 इंटू y2 माइनस y2 माइनस y3 प्लस, अगर हम आगे बात करें x2 का, जब इसमें हम x2 लेते हैं तो आगे y3 माइनस y1 लेना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ेंगे तो प्लस में हमको लेना पड़ेगा x3, और x3 के बाद यहाँ पे जो कोष्ट में होगा यानी गुना के रूप में वो आएगा y1 माइनस y2। अब इसी को हमको हल कर देना है, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। सबसे पहले 1/2 x1 हमारे पास क्या है, तो x1 आप देख सकते हैं यहाँ 0 दिया हुआ है, 0 ले लेंगे इंटू y2 माइनस y3, y2 हमारे पास क्या है, तो y2 देखिए 0 है, 0 लिखेंगे, माइनस y3 क्या है, तो y3 6 है, यहाँ पे 6 लिख लेंगे, कोष्ट में पैक करेंगे, फिर आ जाएगा प्लस x2 हमारे पास 5 है, यहाँ 5 लेंगे इंटू y3 6 है तो यहाँ 6 ले लेंगे, माइनस y1 कितना है 0 तो यहाँ ले लीजिए 0, और फिर प्लस x3 हमारे पास क्या है 0 तो यहाँ ले लीजिए 0 इंटू y1, तो y1 हमारे पास क्या है 1 तो यहाँ लिखेंगे 1, माइनस y2 कितना, y2 भी हमारे पास है 0 तो यहाँ पे लिखेंगे 0, सॉरी y1 जो है वो 0 था तो 0 ले लिए। अब बात करते हैं इसको हल कैसे करें, तो 1/2 इंटू, अब एक बार में थोड़ा शॉर्ट करते हैं, -6 और 0 को जब हम माइनस करते हैं तो उस कंडीशन में 0 के साथ गुना करने पर ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0, 5 से, अब 6 में से 0 खर्च हो जाएगा 6 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 5 30, फिर आइए प्लस में, यहाँ पे जब आते हैं तो 0 0 0 हो जाएगा, 0 से जब 0 में गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ जब 1/2 के साथ 30 और 0 0 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 30। अब हम इसको काटते हैं यानी गुना के रूप में जब आएगा तो काटेंगे तो आ जाएगा 15, और 15 हमारा कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो 15 स्क्वायर यूनिट जो दिया हुआ है वो ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है, और यही ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो यहाँ भी आप देख सकते हैं ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अब जो इसके आगे का प्रश्न है वो सवाल नंबर 20 दिया हुआ है। अब हम सवाल नंबर 20 के बारे में देखते हैं। तो सवाल नंबर 20 में क्या दिया हुआ है उसको समझिएगा।
सवाल नंबर 20 में कहता है कि यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो tan ए का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि साइन ए बराबर जो दिया हुआ है उसके द्वारा हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो साइन ए दिया हुआ है यहाँ पे, तो हम लोग लिख सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू 3/5 और साइन ए का सूत्र होता है P/H। अब हमारे पास P बराबर कितना आ गया, P बराबर हो गया 3 और H बराबर हो गया 5। अब हमको निकालना क्या है, B। क्यों B निकालना पड़ेगा, क्योंकि tan A बराबर होता है P/B। अगर हमको tan A नहीं निकालना होता तो उस कंडीशन में B निकालने का जरूरत नहीं था। तो B बराबर सूत्र हो जाता है √H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। H हमारे पास है कितना, तो H हमारे पास दिया हुआ है देखिए 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस P के स्थान पर दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर। अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो हो जाएगा 25, माइनस 3 का स्क्वायर करें तो हो जाएगा 9। अब 25 में से 9 खर्च करेंगे तो आ जाएगा 16 और 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4। तो ये हमारा किसका मान निकल गया, B का वैल्यू निकल गया। जबकि हमको B का वैल्यू नहीं चाहिए था, हमको चाहिए था tan A का वैल्यू। अगर tan A का वैल्यू चाहिए तो tan A बराबर होता है P/B। तो P का वैल्यू हमारे पास क्या है, P का वैल्यू है 3 और B का वैल्यू अभी तुरंत हम लोग निकाले 4, यानी 3/4। तो tan A का वैल्यू हमारे पास आ गया 3/4 और ये ऑप्शन C में दिया गया है। यही ऑप्शन C हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। अब बात करेंगे अगला सवाल 21 नंबर का। तो 21 नंबर सवाल में कहता है कि यदि 2 sin स्क्वायर A बराबर 1 तो कोण A का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आखिर क्या होने वाला है। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल जो दिया हुआ है उसको भी हल करेंगे। तो अगला सवाल हमारे पास दिया 2 sin स्क्वायर A इज इक्वल टू 1। तो हमको कोण A का, इस A का वैल्यू चाहिए। तब उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर A बराबर ये जो 2 है इसको बराबर के उस तरफ ले जाइए तो 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ से अगर हम स्क्वायर को हटाएं, क्या करें, स्क्वायर को हटाएं तो यहाँ पे आ जाएगा sin A बराबर √1/2। और जब √1/2 को क्लियर करेंगे तो आ जाएगा sin A बराबर 1/√2, क्योंकि 1 का तो वर्गमूल निकल जाएगा लेकिन 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। अब उस कंडीशन में sin A बराबर 1/√2 किसका वैल्यू होता है, साइन कितना का वैल्यू 1/√2 होता है। तो साइन 45 का, साइन 45 डिग्री का जो वैल्यू है वो होता है 1/√2। अब साइन और साइन दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो एंगल ए बराबर मिल गया 45 डिग्री। और देख सकते हैं आप किस ऑप्शन में 45 डिग्री दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी में हमारा 45 डिग्री दिया हुआ है और यही हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। अब बात करते हैं इसके बाद अगले प्रश्न का। तो अगला जो प्रश्न हमारे सामने 23 नंबर दिया हुआ है उसमें कहता है, यहाँ पे चलिए बगल में आपको दिखाते हैं। बगल में जो सवाल हमारे पास दिया क्या, cos 45 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर यहाँ साइन और कॉस के बीच रिलेशन दिया हो और ये जो एंगल दोनों का दिया हुआ है वो ऐड करने के बाद 90 डिग्री के बराबर हो जाता है, तो हम यहाँ पे सूत्र इस्तेमाल करते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा वाला, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा वाला, और या फिर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा वाला। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर cos 45 है और sin 42 है तो cos और sin के बीच रिलेशन है किस प्रकार का, sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा या cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर sin थीटा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें cos को cos ही रहने दें तो cos 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे कि 45 आएगा, तो 90 में से कितना घटाएं, तो 90 में से अगर हम सॉरी 48 है, यहाँ 45 नहीं है, यहाँ पे आपका 48 दिया हुआ है। तो अगर 48 दिया हुआ है तो हम 48 में 90 में से कितना घटाएं कि 48 आ जाए, तो 42 घटाना पड़ेगा। यहाँ पे 42 घटा लेंगे और माइनस क्या हो जाएगा, साइन 42 जो हमारे पास दिया हुआ है। अब थोड़ा सा गौर करेंगे कि अगर cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो साइन थीटा के स्थान पर हमारा क्या होगा, तो थीटा के स्थान पर हमारा आएगा 42 डिग्री, क्योंकि cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, तो साइन 42 हो गया। अब आगे बात करते हैं माइनस, यहाँ साइन 42 पहले से दिया हुआ था, अब ये साइन 42 और साइन 42 के बीच में माइनस है तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे और आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0। तो कौन सा ऑप्शन में 0 दिया है उसको आप देख सकते हैं। तो 22 नंबर सवाल जो है उसमें कहीं आपका ऑप्शन बी में आपका 0 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी जो होगा वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्लियर है यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब आगे 23 नंबर सवाल को हम लोग देखेंगे।